डियर बीकॉम सेकंड ईयर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इनकम टैक्स के ऊपर भी वीडियो लेक्चर्स लेके मैं आपके सामने हूँ। विद्यार्थियों आज एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है जो कि हम हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। इसमें दिया हुआ है कि मिस्टर प्रशांत इज ओनर ऑफ ए बिग हाउस। मिस्टर प्रशांत एक बड़े मकान का मालिक है। 50% ऑफ पोर्शन ऑफ हाउस इज यूटिलाइज्ड फॉर सेल्फ रेसिडेंस and remaining is let out for the previous year 2019-20। जो मकान है उसका 50% हिस्सा यानी आधे मकान में वो खुद रहता है और आधे मकान को किराए से दिया हुआ है। और जानकारी इस प्रकार है तो उसमें उसकी पूरे मकान की म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट वैल्यू दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, रेंट रिसीव्ड दिया है, म्युनिसिपल टैक्स दिया है। और आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। यानी दी गई जानकारी के आधार पर मिस्टर प्रशांत की मकान संपत्ति से आय 2020-21 इस कर निर्धारण वर्ष के लिए कितनी है वो हमें निकालना। मतलब अब हम गणित के उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग देना है आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर प्रशांत फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। मिस्टर प्रशांत की कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए मकान संपत्ति से आय। अब इसके कॉलम बनेंगे 3। पहला पर्टिकुलर्स और दूसरा टेक्निकली 50% रेसिडेंशियल, सेल्फ रेसिडेंशियल, 50% लेट आउट। यानी एक ही मकान का दो हिस्सा। ये देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया जो टोटल मकान है उसके दो भाग हो गए, 50% खुद के रहने के लिए और 50% किराए के लिए। क्योंकि सेल्फ रेसिडेंस हाउस का मूल्यांकन अलग होता है, उसका नियम बताया हूं, उसकी कोई एनुअल वैल्यू निकलती नहीं है, उसका कोई म्युनिसिपल टैक्स माइनस नहीं होता है। जो कुछ भी हाउस प्रॉपर्टी में इनकम होती है, एनुअल वैल्यू होता है, वो बेसिकली आपको लेट आउट यानी किराए से मकान दिया है उसके ऊपर में फोकस कर। ठीक है, मुझे लगता है आप तैयार है। चलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं। प्रॉब्लम में देखिए सबसे पहले दिया है म्युनिसिपल वैल्यू, तो हम यहाँ पर लिखेंगे म्युनिसिपल वैल्यू। अब म्युनिसिपल वैल्यू कितनी दी है 4 लाख, लेकिन ये 4 लाख रुपए पूरे मकान की वैल्यू है, जबकि मकान का 50% हिस्सा सेल्फ रेसिडेंस के काम में आ रहा है और 50% लेट आउट हो रहा है। तो एनुअल वैल्यू का ऐसी कंडीशन जब कुछ पोर्शन सेल्फ रेसिडेंस के लिए है, कुछ पोर्शंस लेट आउट के लिए है, तो उस मकान की ओरिजिनल वैल्यू का उतना ही हिस्सा आप किराए के मकान को दो जितना किराए के लिए यूज होगा। जैसे यहाँ म्युनिसिपल वैल्यू है 4 लाख। अब 4 लाख के दो टुकड़े होंगे, 50% सेल्फ रेसिडेंस के लिए, 50% लेट आउट के लिए। तो सेल्फ रेसिडेंस का वैल्यूएशन ही नहीं होता है, मतलब 4 लाख के 50% 2 लाख रुपए आएंगे इसके हिस्से में, लेकिन ये सेल्फ रेसिडेंस होने के कारण इसकी म्युनिसिपल एनुअल वैल्यू नील मानी जाती है, जबकि 50% के लिए ये यहाँ वैल्यू निकल के आई 2 लाख। वापिस म्यूटेशन है 4 लाख तक के 4 लाख पूरे मकान के लिए, पूरे मकान में से 50% सेल्फ रेसिडेंस, 50% लेट आउट, तो 4 लाख का 50% 2 लाख, 50% 2 लाख। लेट आउट में 2 लाख दिख रहा है, बट सेल्फ रेसिडेंस में 2 लाख इसीलिए नहीं देखेगा बिकॉज एज पर द रूल्स ऑफ इनकम टैक्स there will be no annual value of house which are being utilized for residential purpose। आयकर कानून के अनुसार ऐसा मकान जो स्वयं निवास के लिए उपयोग में आ रहा है उसका एनुअल वैल्यू 0 होता है। अब चूंकि इसका 0 हो गया इसलिए इसका वेटेज यहाँ हम देंगे, ऐसा नहीं। म्युनिसिपल वैल्यू कंपेयर्ड होता है फेयर रेंट वैल्यू से। अब फेयर रेंटल वैल्यू आप होल हाउस है 4,50,000। अगेन 450 का द रूल इज सेम। 450
450 का 50%, 2,25,000 फॉर रेसिडेंशियल, बट रेसिडेंशियल हाउस विल no annual value, therefore here the value will be nil, but for net out 50% of 450. ये लाइन खींचा. नेक्स्ट वर्ड विच इज मोर. तो देखिए रेसिडेंशियल में तो कुछ है नहीं, बट यहाँ पहले 2 लाख, दूसरा 2,25,000, दोनों में बड़ा कौन सा है? 2,25,000. तो ये आंसर आया 2 लाख. इसका रूल है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट व्हिचएवर इज मोर. अब ये कंपेयर होगा स्टैंडर्ड रेंट से. Look here in the numerical problem. Standard rate 425 for whole house. 4,25,000 का 50% सेल्फ रेसिडेंस के लिए काम में आ रहा है, 50% लेट आउट है. तो 4,25,000 का आधा हो गया 2,12,500, बट सेल्फ रेसिडेंस में इसकी वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए नील. बचे 2,12,500 वो आएंगे यहाँ पर. फिर आड़ी लाइन खींची, मतलब म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट व्हिचएवर इज मोर. इट विल कंपेयर. अब ये जो कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड रेट्स, इसके सीढ़ियां हैं, आप बस उतना सा याद रख लीजिए. शुरुआत होगी म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इनमें से जो ज्यादा है उसको लिखो, फिर जो ज्यादा आया उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो. स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करने के बाद में फिर लिखो यहाँ पर विच इज लेस. हमेशा मोर नहीं है. म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट whichever is more will compare with standard rent. Now here is which is less. As far as concerned self residence तो नील आ रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं होती. अब यहाँ पर कम कौन सा है? तो देखिए 2,12,500. Now it will compare with rent received. रेंट रिसीव्ड का मतलब होता है किराया प्राप्त. तो इसका मकान एक ही है, लेकिन 50% में खुद रहता है और 50% किराए से दिया. तो सीधी सी बात है, किराया मिलेगा किससे? किराए के मकान से. खुद रह रहा है, वहां कोई किराया थोड़ी ना मिलना है. ये आगे वैसे भी नील. अब किराया कितना मिला? 2 लाख. अब ये गलती मत करना कि सर आपने म्युनिसिपल वैल्यू 50-50 किया, फेयर रेंट वैल्यू 50-50 किया, स्टैंडर्ड रेंट भी 50-50 किया, क्योंकि वो पूरे मकान की थी. म्युनिसिपल वैल्यू पूरे मकान का, फेयर रेंट वैल्यू पूरे मकान का, स्टैंडर्ड रेंट पूरे मकान का. बट ये क्या है? रेंट रिसीव्ड. ये कौन से मकान से मिला? जो किराए से दिया है. तो यहाँ पर 50 करने का सवाल नहीं है, क्योंकि ये रेंट रिसीव किराया प्राप्त सेल्फ रेसिडेंस से तो मिलता ही नहीं है. इसीलिए जो भी आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए मिला है, पूरा का पूरा उस मकान से है जो किराए से दिया. मेजर मिस्टेक आपकी यहीं पर होने वाली है, क्योंकि आपने सबका 50-50 किया. आप में से कुछ स्टूडेंट यहाँ पर चौंकेंगे, हड़बड़ाएंगे और किराए को भी यहाँ पर आधा कर देंगे. प्लीज ख्याल रखिए, आपको ऐसा करना नहीं है. उसका कारण बता दिया. म्युनिसिपल वैल्यू पूरे मकान का है, फेयर रेंट वैल्यू पूरे मकान का है, स्टैंडर्ड रेंट पूरे मकान का है. लेकिन किराया प्राप्त भैया उसी मकान से मिलेगा ना. किराया तो तुमको जो तुमने किराए से दिया. तो इस गणित में पूरा मकान किराए पे दिया कि 50% दिया? 50% दिया. तो बताइए ये किराया पूरे मकान से मिला कि 50% मकान से मिला? एब्सोल्युटली 50% मकान से मिला. तो ये और आधा होगा क्या? नहीं. इसीलिए ये आया. बहुत माइन्यूटली आपको समझा रहा हूं. आपकी गलती का एकमात्र रीजन यही होगा क्योंकि हम स्टूडेंट है, एग्जामिनेशन हॉल है, नॉर्मल प्रैक्टिस है. 4 का आधा 2, 4.5 का आधा 2.5, 4.25 का आधा 2, 12,500. तो दिया ठोक करके 2 का आधा 1. प्लीज इग्नोर दिस थिंग. जरा सा थोड़ा सा दिमाग को जगह पे रखो और समझने की कोशिश करना कि मंसूरी सर ने वीडियो में समझाते समय इसका आधा किया, इसका भी आधा किया, इसका भी आधा किया, इसका आधा क्यों नहीं किया? तो दिमाग लगाना कि भैया मकान पूरा था, 50% किराए से दिया था और ये 2 लाख रुपए मकान की वैल्यू नहीं है. रेंट रिसीव्ड है, किराया मिला है. किससे? किराएदार से. कौन से हिस्से का? उस मकान का जो किराए से दिया है.
तो किराए से कितना दिया 50%, तो 2 लाख रुपए उस 50% का है कि पूरे मकान का है? एब्सोल्युटली सर 50% का है। ये 2 लाख रुपए का कोई आधा पौना होगा नहीं। और अब हमारा यहाँ वर्ड फिर से आएगा विच इज मोर। ये सब आपको इसके पहले के लेक्चर में बता चुका ना। विच इज मोर इज इक्वल टू ग्रॉस एनुअल वैल्यू। नाम है मकान के एनुअल वैल्यू के। म्युनिसिपल फेयर रेंट, स्टैंडर्ड और रेंट रेशियो, इसका कंपेयर करके लास्ट में क्या देखो, म्युनिसिपल फेयर विच इज मोर विल कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेट विच इज लेस, विल कंपेयर विद रेंट रेशियो विच इज मोर। अब इसमें मोर क्या है 2,12,500। हियर इज नील, हियर इज नील। ओके, नाउ दिस इज ए ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हमको फाइंड आउट करने क्या कहा है, कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एनुअल वैल्यू निकालने नहीं बोला है, ये एनुअल वैल्यू है। जब 4 मार्क आपको प्रॉब्लम आएगा तो इस टाइप का भी आ सकता है। अब ये आगे बढ़ेगा, इसमें से हम करेंगे लेस म्युनिसिपल टैक्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ऐसा मुझे लगता है, ये देखिए 10%। अब यहाँ ये नहीं बोला है कि किसके 10%। अब इनकम टैक्स रूल फॉलो होगा, दिमाग में बैठा लो। आपकी ये एनुअल वैल्यू कुछ भी आ जाए, लेकिन म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट होगा म्युनिसिपल वैल्यू पर, और वो भी ओनर ने पेड करना चाहिए, टेनेंट ने नहीं, किराएदार ने नहीं। सर यहाँ तो लिखा नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखा। जब कुछ नहीं लिखा है तो एज पर द रूल इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असेसी, और हम मान करके चल रहे हैं कि कानून कायदे के अनुसार कुछ नहीं लिखा है तो ये टैक्स पे करने की जिम्मेदारी किसकी है, प्रशांत की। हम ये मान के चलेंगे कि प्रशांत ने ही पे किया है, किराएदार ने नहीं। लेकिन यदि लिख के आता है कि म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट, तब आपको माइनस नहीं करना है। कुछ नहीं लिखा है तो माइनस करना है, प्रशांत ने पेड किया लिखा है तो भी माइनस करना, किराएदार ने पे किया ऐसा लिखा है तो माइनस करना नहीं। जहाँ कुछ नहीं लिखा है तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे। कितना करेंगे 10%। अब 10% किसके, म्युनिसिपल वैल्यू के। अब म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है 4 लाख, तो 4 लाख का 10% कितना हुआ तो 40,000। लेकिन 40,000 टैक्स कितने मकान का, पूरे मकान का। पूरा मकान किराए से दिया क्या नहीं, बार बार गणित को फोकस करना है। ये 4 लाख रुपए पूरे मकान के हैं, तो इसका 10% एब्सोल्युटली 40,000 हो गया, नो डाउट। लेकिन 40,000 भी पूरे मकान का नहीं है, इसका 50% सेल्फ रेसिडेंस है और 50% लेट आउट है। नहीं समझ में आए तो यहाँ चेक कर रहा हूँ। This numerical problems answer will help you while calculating the नगरपालिका tax on house। मैंने क्या कहा है कि less municipal tax 10% on municipal value, लिख दिया। चलो अब मान लो गणित नहीं भी पढ़ते हो तो ये देखो, ये म्युनिसिपल वैल्यू है, ये सेल्फ रेसिडेंस की कितनी है नील, तो नील का टैक्स कितना आएगा नील। आपको बिल्कुल लकीर के फकीर के जैसा भी पढ़ा रहा हूँ, कायदे से भी बताऊंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल वर्ड लिखो, म्युनिसिपल टैक्स 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, लिख दिया। किसके 10%, म्युनिसिपल वैल्यू के। तो म्युनिसिपल वैल्यू चेक करो सर, गणित में क्या नहीं, आंसर में देख लो। यदि आंसर आपने सही बनाया है तो सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस का म्युनिसिपल वैल्यू कितना है नील, तो नील का 10% कितना होगा नील। बट लेट आउट का म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 2 लाख, तो 2 लाख का 10% कितना होगा 20,000। ओके सर, लेकिन मकान की एनुअल वैल्यू तो 4 लाख है, 4 लाख के 10% तो 40,000 होता है। हाँ भैया होता है, तो 40,000 के 50% किस काम में आ रहा है, सेल्फ रेसिडेंट। तो 40,000 का 50% कितना हुआ 20,000, किसका, सेल्फ रेसिडेंस का। सेल्फ रेसिडेंस की वैल्यू होती है क्या, नहीं, तो पहला 20 गया ना काम से। हाँ, तो बचा कितना 20,000, तो वही तो लिखा, इसीलिए दोनों रास्ता बताया। एक तो सिंपल रास्ता
म्युनिसिपल टैक्स 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू कहाँ है? यहाँ। सेल्फ रेसिडेंस की नील, तो नील का 10% नील, इसका कितना? 2 लाख, 2 लाख का 10% 20 माइनस करो 500 11 कैलकुलेशन करो। 5 1 सीधा गया, 11 में से 2 गए 9, 1,91,500। दिस इज नेट एनुअल वैल्यू। याद है आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने बोला है, नेट वैल्यू नहीं। अब लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। दिस इज ए कॉमन। अब मुझे पता नहीं आप लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी का फाइनल अकाउंट पढ़े या नहीं पढ़े, उसमें कहीं तो भी था ना 20% या 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व इज कंपलसरी एडजस्टमेंट में दिया हो या ना दिया हो। सेम थिंग इज हियर, व्हेनेवर यू नीड टू कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जब कभी आपको इनकम हाउस प्रॉपर्टी की निकालनी है तब गणित में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, नेट एनुअल वैल्यू में से आपको 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू माइनस करना ही करना है, उससे आपको कोई रास्ता नहीं है। अब 30% इसके निकाल लीजिए, 19 या 57 हो रहा है और 15 या 45, तो 5,700 देखो बोले कितना 57 750 आ रहा है क्या? तो 1 मिनट 57 450 57, हाँ बरोबर है, 19 या 57 आ गए और ये बचे 150 300 450। ओके, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है बट आई थिंक आई एम करेक्ट। दिस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, इसमें से माइनस कर देंगे 0, 5 के 5, 4 में से 4 के 0, 11 में से 7 गया तो 4, 8 में से 5 गया तो 3, I think 134,050. Dear student, this is none other than it is income from house property. And the problem is, इस तरह से हमने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाली। यूनिवर्सिटी में ऐसी प्रॉब्लम आती है, कोई बड़े नहीं है। अब इसको नेक्स्ट जब हमारा वीडियो आएगा तो थोड़ी सी रेंज इसकी बढ़ा के बताऊंगा। थैंक यू।